ने कहा है कि मिलिट्री लीडरशिप को मारना ये एक्ट ऑफ टेरर है। अभी वो डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है और नेतन्याहू भी कहता है जी कि हम वहाँ की लीडरशिप आयतुल्लाह खामेनी को हम मारेंगे, उनकी लीडरशिप को मारेंगे। ये टोटली बुखलाए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं कि आप एक बंदे को मार के तो सेकंड बंदा नहीं आ जाएगा। लेकिन ये बात, ये कहना खुद एक्ट ऑफ टेरर है। इससे पता चल रहा है कि ये जितने भी हैं, चाहे वो अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, चाहे नेतन्याहू कहता है, उसके वजीर कह रहे हैं। और फिर अभी नेतन्याहू के एक वजीर ने कहा है कि लोग नाकाज़ाकी और हिरोशिमा को याद रखें, ईरान के अवाम, यानी हम उनको एटम बम मारेंगे। ये इस तरह के थ्रेट्स दे रहा है और मेरे ख्याल में खामोशी, इस तरह के इक़दाम के मुकाबले में खामोश रहना भी जुर्म है। उनकी हौसला अफजाई हो रही है और अगर इसराइल को ना रोका गया, चीज़ों को ना रोका गया, तो ये जंग इस पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगी और तबाही और बर्बादी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के इक़दाम को भी कंडेम करना चाहिए और इनकी क्या उसे कहते हैं कि इनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए ताकि इस तरह की हरकत आइंदा कोई भी ना कर सके। जब इराक के ऊपर हमला हुआ, लीबिया में हमला हुआ और आपको मालूम है कि वहाँ पे भी वो मुखालिफ एटम बम नहीं बना रहे थे बल्कि रिजीम चेंज की जंग थी। और अभी भी आपको मालूम है कि इराक जो ईरान के अंदर होने जा रहा है वो भी रिजीम चेंज है, वहाँ पे कोई कब्जे की कोशिश नहीं है। तो उस वक्त जब अरब स्प्रिंग थी तो ईरान क्यों खामोश रहा, क्यों सेक्टेरियन बेस के ऊपर ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो चलती है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो सेक्टेरियन बेस के ऊपर पाकिस्तान को क्यों इन जंगों में घसीटना चाहते हैं। पहली बात यह है कि ये ईरान का मसला है। नंबर 1, एक इस्लामी मुल्क पर हमला है और इलीजिटिमेट इलीगल हमला और अटैक है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। नंबर 2, मेरे ख्याल में आप हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है कि उन्होंने कभी भी इराक पर हमले की हमायत नहीं की, कभी लीबिया पर हमले की हमायत नहीं की। लीबिया पर नेटो फोर्सेज ने हमला किया था, किसने तायद की थी उसकी? कौन लोग साथ थे उससे? कहाँ के लिए अमेरिकन और नेटो के फोर्सेज के जहाज हमला कर रहे थे? अरब स्प्रिंग का मसला है। उन्होंने हमेशा, मुझे याद है, अवामी जद्दोजहद को सपोर्ट करते हैं, जहाँ जो भी हुकूमत अवाम लेके हैं। ईरान में 46 साल से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वहाँ की हुकूमत चेंज करे, इनकलाब को शिकस्त नहीं दे सका, आइंदा भी हार जाएगा। ये मेरा आपको कॉल है, देख लेना इंशाल्लाह। मॉडलिंग के जरिए आलमी बैंक ने और बाकी इदारों ने हमारे साथ मॉडलिंग की है और आपका स्टेटिस्टिकल और फाइनेंशियल मॉडल्स हैं कि मईशत जो है किस तरह बढ़ेगी। आज हमने कल बड़े जोर लगाया और हमने कहा कि उन एक्सपर्ट्स के सामने हमें बिठाया जाए, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं फाइनेंस के हवाले से। आज 9 बजे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी MNAs 6-7 हम लोग थे और वर्ल्ड बैंक की टीम थी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की थी। यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ कि एक्सपर्ट्स को तो जो आप सवाल देंगे वो जवाब देने के लुबे लबाब। जिस वक्त हमने उस मॉडल्स का पूछा तो कहते होते हैं जिसके ऊपर हुकूमत या ये इंस्टॉल्ड रिजीम अपना सारा इन्हिसार कर रही थी कि जी ग्रोथ आपकी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपकी मईशत कैसे बढ़ेगी। वो कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। उस मॉडल में जो फ्लॉज हैं, जो खराबी हैं, वो ये है कि नंबर 1 वो स्टैटिक मॉडल है, साकिन मॉडल है, नंबर 1। नंबर 2 वो बुनियाद कहाँ से डेटा ले रहा है, वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से। ओ भाई, हम लोग तो पहले कह रहे हैं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स खच्चरों की तादाद दिखा रहा है कि इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा, माल मवेशी डंगरों की तादाद में 36 लाख इजाफा, आपकी कपास की फेल, चावल, आपका गन्ना, आपका वीट जो है, सारी की सारी फसलें फेल, आपका लेबर फोर्स सर्वे नहीं हुआ। तो वो डेटा जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का है वो तो आगाज ही यहीं से, शुरुआत ही उसकी फॉल्टी है। और जो बैनुल अक़वामी एजेंसीज भी वो डेटा उठाती हैं, उसकी बुनियाद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का डेटा है जो खुद ही फॉल्टी है। तो आप एक चीज़ कहते होते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप एक सवाल, एक सिस्टम, एक आपका जंग आलूदा सिस्टम या मशीन है, उस पर कोई चीज़ आप डालेंगे तो आपको रिजल्ट भी ठीक नहीं आएगा। सो लुबे लबाब ये है कि जो इस वक्त हुकूमत या फिर ये इम्पोर्टेड रजीम कह रही है कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स ग्रो करेंगी, कहाँ से करेंगी? वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन ही नहीं उन्होंने डाला। टैरिफ स्ट्रक्चर, वो कहते हैं जी अमेरिका में हमारे टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। अमेरिका में बहुत पावरफुल टेक्सटाइल लॉबी मौजूद है जो टैरिफ्स बढ़ा रही है। वो नहीं अलाउ कर रहे कि आपके डेवलपिंग कंट्री से टेक्सटाइल्स वहाँ पे आए, वो तो टैरिफ बढ़ाने के चक्कर में है। तो ये कैसे लेके जाएंगे? वहाँ पे पब्लिक एक्शन कमिटीज़ उसको कहते हैं, पैक्स और सुपर पैक्स, उनकी बहुत सख्त लॉबीज होती हैं। तो इनके लुबे लबाब ये है कि इन्होंने जो मॉडल्स और जो मफरूज़ों पे ये सारी बात कर रहे हैं, बात वही है कि ये टोटल एक आप शोबाजी समझ लें, ये टोटल अल्फाज का हेर फेरी है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो हम लोग कहते रहे हैं कि ये बजट जो है ये डेड ऑन अराइवल बजट है,
सबसे पहली चीज और आखिरी बात मैं करके इजाजत लूंगा कि इन्होंने कहा है जी कि हमारा जो खसारा है वो तकरीबन 6500 अरब का है और ये लोग उठाएंगे जनाब बैंकों से आपके लोन्स 6300 अरब रुपए के 97% बजट खसारा ये आपके बैंकिंग सेक्टर से उठाएंगे। तो पीछे रहता क्या है? पीछे आपके पास ग्रोथ के लिए, आपको इंडस्ट्री या ज़राअत को बढ़ाने के लिए आपके बैंक तो सारे का सारा कर्जा दे रहे हैं हुकूमत को, आपको मेहनतकशों को क्या देंगे और आपकी सनत को क्या देंगे? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस दिन तेल की कीमत बढ़ गई तो उसके साथ साथ रुपये की वैल्यू नीचे जा रही है। इसके साथ आपका जो टेबल 1 है आपका बजट डॉक्यूमेंट्स में, बजट इन ब्रीफ, उधर आप देख लें कि आपकी सूद की पेमेंट तकरीबन 50% बन जाती है बजट की। तकरीबन 7,500 अरब रुपए की सूद की पेमेंट है। टोटल बजट आपका 17,500 के करीब है। तो 50% आपका सूद की पेमेंट जा रही है और सूद की पेमेंट, क्योंकि यहां पे आपकी रुपये की वैल्यू डिवैल्यू होगी, सूद आपका बढ़ जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जनाब इनका जो कर्जा इन्होंने लोकल करेंसी में किया हुआ है, कर्जे की अदायगी पिछले साल के मुकाबले में 1000 अरब या कम हुई है। तो वो 1000 अरब जो कम हुई है, पैसा कम इन्होंने देना है, तो वो किधर इस्तेमाल कर रहे हैं? एक छोटा पोर्शन दिफा में गया, बाकी किधर जा रहे हैं? बाकी खवातीन वज़रात शाह खर्चियों में, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में वो नहीं जा रहा। वो सेविंग आपके तरक्याती प्रोजेक्ट्स में नहीं जा रही। सिर्फ 55 करोड़ रुपए सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए, बाकी सारे का सारा सिर्फ तख्ते लाहौर के लिए, न जनूबी पंजाब के लिए, न सिंध के लिए और न ही बलोचिस्तान के लिए। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। और एक चीज मैं बावर करा दूं कि इस वक्त आपका बजट जो है ये डोमेस्टिक डेट ट्रैप की तरफ लेके जा रहे हैं। इस बजट में आपके बैंक के मालिकान अरबपति नहीं, खरब और खरबपति बन रहे हैं, क्योंकि वो सारे का सारा कर्जा बैंक्स जो है वो दे रही है हुकूमत को, उनको फायदा हो रहा है और किसी को फायदा इस बजट में नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा है कि मिलिट्री लीडरशिप को मारना ये एक्ट ऑफ टेरर है। अभी वो डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है और नेतन्याहू भी कहता है जी कि हम वहाँ की लीडरशिप आयतुल्लाह खामेनी को हम मारेंगे, उनकी लीडरशिप को मारेंगे। ये टोटली बुखलाए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं कि आप एक बंदे को मार के तो सेकंड बंदा नहीं आ जाएगा। लेकिन ये बात, ये कहना खुद एक्ट ऑफ टेरर है। इससे पता चल रहा है कि ये जितने भी हैं, चाहे वो अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, चाहे नेतन्याहू कहता है, उसके वजीर कह रहे हैं। और फिर अभी नेतन्याहू के एक वजीर ने कहा है कि लोग नागासाकी और हिरोशिमा को याद रखें, ईरान के अवाम, यानी हम उनको एटम बम मारेंगे। ये इस तरह के थ्रेट्स दे रहा है और मेरे ख्याल में खामोशी, इस तरह के इकदाम के मुकाबले में खामोश रहना भी जुर्म है। उनकी हौसला अफजाई हो रही है। और अगर इसराइल को ना रोका गया, चीज़ों को ना रोका गया, तो ये जंग इस पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगी और तबाही और बर्बादी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के इक़दाम को भी कंडेम करना चाहिए और इनकी क्या उसे कहते हैं कि इनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए, ताकि इस तरह की हरकत आंदा कोई भी ना कर सके। जब इराक के ऊपर हमला हुआ, लिबिया में हमला हुआ, और आपको मालूम है कि वहाँ पे भी वो मुखालिफ एटम बम नहीं बना रहे थे, बल्कि रिजीम चेंज की जंग थी। और अभी भी आपको मालूम है कि इराक के जो ईरान के अंदर होने जा रहा है वो भी रिजीम चेंज है, वहाँ पे कोई कब्जे की कोशिश नहीं है। तो उस वक्त जब अरब स्प्रिंग थी, ईरान क्यों खामोश रहा? क्यों सेक्टेरियन बेस के ऊपर ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो चलती है? और पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो सेक्टेरियन बेस के ऊपर पाकिस्तान को क्यों इन जंगों में घसीटना चाहते हैं? पहली बात यह है कि ये ईरान का मसला है। नंबर 1, एक इस्लामी मुल्क पर हमला है और इलीजिटिमेट इलीगल हमला और अटैक है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। नंबर 2, मेरे ख्याल में आप हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है कि उन्होंने कभी भी इराक पर हमले की हमायत नहीं की, कभी लीबिया पर हमले की हमायत नहीं की। लीबिया पर नेटो फोर्सेज ने हमला किया था, किसने तायद की थी उसकी? कौन लोग साथ थे उससे? कहाँ के लिए अमेरिकन और नेटो के फोर्सेज के ज़्यादा हमला कर रहे थे? अरब स्प्रिंग का मसला है। उन्होंने हमेशा, मुझे याद है, अवामी जद्दोजहद को सपोर्ट करते हैं, जहाँ जो भी हुकूमत अवाम लेके हैं। ईरान में 46 साल से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वहाँ की हुकूमत चेंज करे, इनकलाब को शिकस्त नहीं दे सका, आइंदा भी हार जाएगा। ये मेरा आपको कॉल है, देख लेना इंशाअल्लाह।